रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन पाथवे। तो सबसे पहले किडनी को जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन मिलता है या फिर ब्लड प्रेशर कम होता है तो वो स्टिमुलेशन होता है तो जेजी एवरेटस रिलीज करते हैं रेनिन। ये रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में। अब एंजियोटेंसिन 1 में एक्ट करता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम और ये क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 2 में। अब एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, ये बहुत इसका ही पाथवे ये करता है। एक इसके दो रिसेप्टर होते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर टाइप 1 और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर टाइप 2। ठीक है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 1 पर ये वर्क करता है तो वेजो कंस्ट्रिक्शन कराएगा, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कराएगा, सेलुलर हाइपरट्रॉफी कराएगा, रिनोवेस्कुलर रिमॉडलिंग कराएगा और एल्डोस्टेरोन रिलीज भी कराता है। तो एक तो ये वेजो कंस्ट्रिक्शन किया, दूसरा एल्डोस्टेरोन रिलीज कराता है जिसके कारण सोडियम एंड वाटर रिटेंशन होता है और कार्डियोवैस्कुलर रिमॉडलिंग होती है। फिर उसके बाद आता है कि एंजियोटेंसिन 2 वर्क करता है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर टाइप 2 पर और वहाँ से कराता है वेजोडाइलेशन और इसके अलावा नाइट्रियूरेटिक इफेक्ट शो करता है, प्रो एपोप्टोटिक इफेक्ट शो करता है और एंटी प्रोलिफरेटिव इफेक्ट शो करता है। ज़्यादा डोमिनेंट अपोलो के यहाँ वेजोडाइलेशन हो रहा है, यहाँ पे वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, तो नेट इफेक्ट क्या होता है, नेट इफेक्ट वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है क्योंकि ज़्यादा डोमिनेंट होता है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर टाइप 1। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब इस पर क्या होता है, कभी कभी अमाइनोपेप्टाइडेज एंजाइम वर्क करता है तो ये एंजियोटेंसिन 2 को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 3 में, जो कि फर्दर इंक्रीज करता है एल्डोस्टेरोन का रिलीज को। और एल्डोस्टेरोन क्या आपको देखा है कि क्या कराता है, सोडियम वाटर रिटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर रिमॉडलिंग, तो फर्दर बीपी इंक्रीज करेगा। इसके अलावा एंजियोटेंसिन 3 पर वर्क करता है वापस से अमाइनोपेप्टाइडेज, तो ये एंजियोटेंसिन 4 में कन्वर्ट होता है और ये क्या कराता है, कॉग्निशन एंड मेमोरी को इंक्रीज करता है। देन इसके बाद एंजियोटेंसिन 2 पर अगर एक्ट किया एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 या फिर नेप्रिलाइसिन, तो ये कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 1 से 7 में। पर और दूसरा चीज़, एंजियोटेंसिन 1 पर भी वर्क करता है कौन, नेचुरल एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम, तो ये कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 to 9 में और फर्दर ये कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 to 7 में। ये एंजियोटेंसिन 1 to 7 ये क्या कराता है, वेजोडाइलेशन कराता है और एंटी प्रोलिफरेटिव एक्शन होता है इसका। ठीक है, और एक और चीज़ की एंजियोटेंसिन एस इनहिबिटर, एट्स जो होता है, सॉरी एस एंजाइम, ये क्या होता है, ब्रेडिकाइनिन के ब्रेकडाउन को कराता है। तो ये इतनी बातें हो गई रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम में। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आप देखिए, अगर आपने एस इनहिबिटर एंजाइम दिया तो वो एस इनहिबिटर एंजाइम इसको इनहिबिट कर देगा तो यहाँ पर एंजियोटेंसिन 1 का अमाउंट बढ़ जाएगा, तो इसके कारण ये वाला पाथवे जाएगा, वेजोडाइलेशन होगा। तो इसलिए हम बीपी में दे सकते हैं, एक ये हो गया। एंजियोटेंसिन 2 अब एस इनहिबिटर आपने दिया है तो ये कन्वर्जन स्टॉप हो जाएगा, ये कन्वर्जन नहीं होगा तो वेजो कंस्ट्रिक्शन वाला जो इफेक्ट हो रहा था, सोडियम वाटर रिटेंशन हो रहा था, वो सब नहीं होगा। तो अल्टीमेटली हम एस इनहिबिटर, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, तो उसमें हम एस एंजाइम इनहिबिट करेंगे तो इसके कारण एंजियोटेंसिन 1 के कारण ये वाला पाथवे बढ़ जाएगा क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 नहीं बन रहा है, तो एंजियोटेंसिन 2 नहीं बन रहा है तो ये वाले पाथवे नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हो गया एंजियोटेंसिन एस इनहिबिटर के लिए। अब हम देखते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर मतलब एस इनहिबिटर है, तो एस काम क्या करता था, ये एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करता था एंजियोटेंसिन 2 में। अब वो इनहिबिट हो रहा है तो एंजियोटेंसिन 2 का प्रोडक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा, तो इसके कारण एंजियोटेंसिन 2 डिक्रीज हो रहा है। मतलब एंजियोटेंसिन 2 काम क्या कराता था, वेजो कंस्ट्रिक्शन, अब ये डिक्रीज हो रहा है तो वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, मतलब वेस्कुलर रिलैक्सेशन होगा और इसके कारण क्या होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। देन एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्जन नहीं हो रहा है, मतलब इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो एंजियोटेंसिन 1 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और इस पर एक्ट करेगा नेचुरल एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम, इसके कारण ये कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 1 to 7 में। अब ये कैसा होता है, ये पोटेंट वेजोडाइलेटर होता है और इसके कारण भी क्या होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अब एंजियोटेंसिन 2 इनहिबिट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो एल्डोस्टेरोन भी डिक्रीज होगा और एल्डोस्टेरोन डिक्रीज होगा तो सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन नहीं हो पाएगा, मतलब इसका एक्सक्रीशन होगा, सोडियम एंड वाटर का एक्सक्रीशन होगा। अब इसका एक्सक्रीशन होगा तो अगेन ब्लड प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। देन एस जो एंजाइम होता है वो ब्रेडिकाइनिन के ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब एस इनहिबिट हो रहा है, मतलब ब्रेडिकाइनिन का ब्रेकडाउन भी इनहिबिट होगा
और ब्रेडिकाइनिन का ब्रेकडाउन इनहिबिट होगा तो ब्रेडिकाइनिन स्टिमुलेट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन को, प्रोस्टाग्लैंडिन और NO नाइट्रिक ऑक्साइड को। ये क्या होते हैं, पोटेंट वेजोडाइलेटर होते हैं, पोटेंट वेजोडाइलेटर। तो अगेन क्या होगा, ब्लड प्रेशर विल डिक्रीज। जब एस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिट होता है तो एंजियोटेंसिन 2 क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, इसके कारण क्या होता है कि प्रोफाइब्रोटिक या फिर प्रो इन्फ्लामेटरी स्टेट जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है रीजनरेटिव, और या फिर हमें कहना चाहिए प्रोटेक्टिव स्टेज में। और इसके कारण ही क्या होता है कि कार्डियक मसल्स जो सेल होती हैं उसमें फाइब्रोसिस कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि प्रोफाइब्रोटिक को मतलब रोक रहा है, वो एक तरह से रीजनरेशन करा रहा है, प्रोटेक्टिव फंक्शन करा रहा है। तो फाइब्रोसिस क्या होगा, फाइब्रोसिस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, हाइपरट्रॉफी डिक्रीज हो जाएगी, देन एपोप्टोसिस डिक्रीज होगा। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि एस इनहिबिटर के कारण। तो एक तरह से ये जो स्टेम सेल है उनका क्या कर रहा है, उनको कार्डियो, एक तरह से हार्ट की सेल्स का कार्डियक प्रोटेक्टिव फीचर प्रोवाइड कर रहा है। इस कारण से हम इसे बोल रहे हैं कि नेचुरल स्टेम सेल रेगुलेशन का काम कर रहा है ये। अब देखते हैं कौन से ड्रग्स आते हैं जो कि एस इनहिबिटर हैं। तो आपको याद रखना है कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, पेरिंडोप्रिल, रामीप्रिल, फोसिनोप्रिल, क्विनाप्रिल, ट्रांड्रोप्रिल, इमीडाप्रिल और बेनाजिप्रिल। तो जितने भी ड्रग्स हैं इन सब के लास्ट में क्या है, प्रिल है। ठीक है, अब देखिए दूसरा कैटेगरी होता है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर टाइप 1 ब्लॉकर। ठीक है, तो इसमें सार्टन आएंगे, लो सार्टन, कैंडी सार्टन, वाल सार्टन, टेल्मी सार्टन। ठीक है, इस तरीके से। और डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर में एक ही है एलिस्कायरिन। तो ये हो गए ड्रग्स। अब हम देख रहे हैं सबसे पहले एस इनहिबिटर। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने देख लिया, अब हम देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। तो देखिए फार्माकोकाइनेटिक्स में इनालाप्रिल जो होता है वो कितना दिया जाता है, 2 से 5 mg वंस अ डे। रामाप्रिल दिया जाता है 2 से 5 mg वंस अ डे। ऑल एस इनहिबिटर जो हैं वो ओरली एब्जॉर्ब हो जाते हैं अच्छे से। और कैप्टोप्रिल लेस पोटेंट होता है लेकिन और फास्ट ऑनसेट होता है इसका। फास्ट ऑनसेट है तो ड्यूरेशन कैसा होगा, शॉर्ट होगा। और ये कम एब्जॉर्ब होता है इन प्रेजेंस ऑफ फूड। ठीक है, अब देखिए कि जो ज़्यादातर एस इनहिबिटर हैं वो किससे एलिमिनेट होते हैं, बाय किडनी एक्सेप्ट फोसिनोप्रिल। तो ये एक बात याद रखने वाली है। तो ये हो गया फार्माकोकाइनेटिक्स। अब आ जाइए इंडिकेशन। तो हम एस इनहिबिटर को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो हाइपरटेंशन में यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखिए जितने भी कार्डियक वाले यूजेस हैं, इंडिकेशंस हैं, तो उनमें आपको समझ में आया होगा कि यहाँ देखिए वेजोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन नहीं होगा, रीनोवैस्कुलर रिमॉडलिंग नहीं होगी। ठीक है, सेलुलर हाइपरट्रॉफी नहीं होगी। तो ये सारे मैकेनिज्म से क्या होगा, हार्ट को जो हार्ट के ऊपर ओवरलोड हो रहा था वो नहीं होगा। तो इसलिए कार्डियक इंडिकेशन होते हैं एस इनहिबिटर के। तो सबसे पहले ये हाइपरटेंशन में देते हैं। एंजियोटेंसिन 2 को ये इनहिबिट हो रहा है, एंजियोटेंसिन 2 बनना इनहिबिट हो रहा है किसके कारण, एस इनहिबिटर के कारण। तो इसके कारण वेजोडाइलेशन होगा, एल्डोस्टेरोन कम बनेगा, तो इसके कारण ओवरऑल ब्लड प्रेशर कम होगा। तो इसलिए हम इसको हाइपरटेंशन में दे सकते हैं। देन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में तो आफ्टर लोड कम हो रहा है क्योंकि आर्टरीज डायलेट हो रही हैं, और तो हार्ट के लिए कम पंप करना ईजी हो जाएगा। इसके अलावा प्री लोड कम हो रहा है, वेनस डायलेशन और एल्डोस्टेरोन ब्लॉक होने से फ्लूइड ओवरलोड कम होता है, तो प्रीलोड कम हो रहा है। इसके अलावा रिमॉडलिंग प्रिवेंट हो रही है। एंजियोटेंसिन 2 के कारण क्या होता था, कार्डियक हाइपरट्रॉफी और वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग होती थी, इसके कारण मोर्टेलिटी कम हो जाती थी। तो अब यहाँ पर एस इनहिबिटर क्या कर रहे हैं कि इस चीज़ को अपोज कर रहे हैं, तो इस कारण से रिमॉडलिंग प्रिवेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी यूज़ किए जाते हैं। देन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में तो पोस्ट एमआई हार्ट चैम्बर की डायलेटिंग और वीकनिंग को रोकते हैं कौन, एस इनहिबिटर। इसके अलावा कार्डियक वर्कलोड और ऑक्सीजन डिमांड कम करते हैं, जिससे री इन्फार्क्शन और पोस्ट एमआई हार्ट फेलियर का रिस्क घट जाता है। तो इसलिए हम इसको एमआई में भी यूज़ कर सकते हैं।
इसके अलावा प्रोफाइलैक्सिस ऑफ कार्डियोवैस्कुलर रिस्क सब्जेक्ट्स, इनमें हम यूज़ कर सकते हैं कि हाई रिस्क पेशेंट जैसे जिनको एथेरोस्क्लेरोसिस, स्ट्रोक हिस्ट्री है या पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ है, तो इनमें वैस्कुलर इन्फ्लेमेशन, प्लाक रप्चर और एंडोथीलियल डिसफंक्शन को कम करते हैं एस इनहिबिटर, तो एंडोथीलियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। देन डायबिटिक नेफ्रोपैथी में यूज़ होते हैं, तो रीनल इफरेंट आर्टेरियोल को डायलेट कराते हैं कौन, एस इनहिबिटर। इसके कारण ग्लोमेरुलर कैपिलरी में प्रेशर ड्रॉप होगा और इसके कारण एल्ब्यूमिन यूरिया और प्रोटीन यूरिया कम होगा, मतलब प्रेशर डिक्रीज होगा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में, तो इसके कारण फिल्ट्रेशन कम होगा, फिल्ट्रेशन कम होगा तो एल्ब्यूमिन यूरिया और प्रोटीन यूरिया कम हो जाएगा। तो ये हो गया। देन आते हैं कि नॉन डायबिटिक नेफ्रोपैथी में भी यूज़ होते हैं। तो नॉन डायबिटिक नेफ्रोपैथी में क्या होता है कि प्रोटीन लीकेज कम कराते हैं और ट्यूबुलो इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन और रीनल फाइब्रोसिस को रोकते हैं, जिससे क्रोनिक किडनी डिजीज की प्रोग्रेशन स्लो होता है। ठीक है, ये कौन कराते हैं, एस इनहिबिटर। तो सिंपल नॉन डायबिटिक नेफ्रोपैथी में यूज़ होते हैं। देन स्क्लेरोडर्मल क्राइसिस, रीनल क्राइसिस में भी यूज़ करते हैं हम इसे। तो सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में इंट्रा रीनल वेजोस्पाज्म की वजह से रेनिन का मैसिव सर्ज आता है, ठीक है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन कराता है। अब एस इनहिबिटर रेनिन एंजियोटेंसिन कैस्केड को डायरेक्टली कट कर रहे हैं, तो मोर्टेलिटी क्या हो जाएगी, ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगी। तो स्क्लेरोडर्मल रीनल क्राइसिस में ड्रग ऑफ चॉइस है कौन, एस इनहिबिटर। नेक्स्ट देखते हैं हम एडवर्स इफेक्ट। तो एडवर्स इफेक्ट में सबसे पहले आते हैं हाइपोटेंशन। तो एस इनहिबिटर एंजियोटेंसिन 2 को बनने से स्टॉप कर रहे हैं, मतलब एंजियोटेंसिन 2 नहीं बन रहा है, तो इसके कारण क्या होगा, ब्लड वेसल डायलेट हो जाएंगी। इसलिए जब हम एस इनहिबिटर लेते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट डोज लेने पर ब्लड प्रेशर क्या होता है, ड्रॉप होता है, तो फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन भी उसे कहते हैं। देन हाइपरकेलेमिया मतलब पोटेशियम बढ़ जाएगा। तो एंजियोटेंसिन 2 का काम होता है एल्डोस्टेरॉन हार्मोन की सेक्रीशन को एंजियोटेंसिन 2 कम होने से एल्डोस्टेरॉन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एल्डोस्टेरॉन नॉर्मली क्या करता था, यूरिन में पोटेशियम बाहर एक्सक्रीट कराता था और सोडियम रिटेन कराता था, तो अब पोटेशियम एक्सक्रीट नहीं होगा, तो इस कारण से क्या होगा, हाइपरकेलेमिया होगा। अब इसके बाद देखिए आते हैं ड्राई कफ में। तो एस इनहिबिटर क्या कर रहा था कि कफ यहाँ पर नहीं, ये ड्राई कफ याद रखिएगा, ड्राई कफ, ठीक है ना। तो वेट अ मिनट, ये ड्राई कफ। अब देखिए यहाँ पर हमने देखा कि एस इनहिबिटर क्या कर रहा था, ब्रेडिकाइनिन को डिग्रेड कर रहा था। अब एस इनहिबिटर एस एंजाइम ब्रेडिकाइनिन को डिग्रेड कर रहा था। अब हमने एस इनहिबिटर दिया है तो ब्रेडिकाइनिन क्या होगा, लंग्स में एक्यूमुलेट होगा, जिसके कारण एयरवे इरिटेट होंगे और ड्राई कफ होगा, ठीक है, ये हो गया। देन इसके बाद फोर्थ आते हैं रैशेज और आर्टिकेरिया में। तो ब्रेडिकाइनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ने से स्किन कैपिलरीज में वेजोडाइलेशन होता है, ठीक है, और इसके कारण एलर्जिक इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है, जिसके कारण रैशेज और अर्टिकेरिया होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं डिस्ग्यूशिया, मतलब होता है टेस्ट बदलना या लॉस ऑफ टेस्ट, ठीक है। तो क्या होता है कि स्पेसिफिक होता है ये कैप्टोप्रिल के लिए, जिसमें सल्फा हाइड्रिल ग्रुप होता है जो टेस्ट बड को ब्लॉक कर देता है, ठीक है, तो इसके कारण होता है डिस्ग्यूशिया। देन उसके बाद आते हैं ये फीटोपैथिक होते हैं, मतलब प्रेगनेंसी में बेबी को डैमेज कर देते हैं। तो एंजियोटेंसिन 2 फीटल किडनी डेवलपमेंट में क्या कराते हैं कि ब्लड फ्लो के लिए ज़रूरी होता है एंजियोटेंसिन 2। अब इसको रोकने से क्या होगा, ओलिगोहाइड्रो एमनियोस होगा, मतलब कि एमनियोटिक फ्लूइड डिक्रीज हो जाएगा, रीनल एजीनेस हो जाएगा और फीटल डेथ हो सकती है इसके कारण, इसलिए टेरेटोजेनिक होता है, इसलिए प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं एस इनहिबिटर, ठीक है। हेडेक में देखिए तो सेरिब्रल वेसल में सडन वेजोडाइलेशन कराता है, तो इसके कारण हेडेक होगा। और ग्रेन्युलोसाइटोपिनिया और प्रोटीन यूरिया, तो देखिए बोन मैरो सप्रेशन और इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड ग्लोमेरुलर इंजरी, ये मेनली हाई डोज कैप्टोप्रिल की वजह से के टॉक्सिसिटी से मिलता है। तो कैप्टोप्रिल क्या करा देगा, बोन मैरो में सप्रेशन करा देता है और इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड ग्लोमेरुलर इंजरी कराता है, इसलिए इस ग्रेन्युलोसाइटोपिनिया और प्रोटीन यूरिया होता है। एक्यूट रीनल फेलियर में क्या होता है, बायलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस वाले पेशेंट में किडनी का जीएफआर मेंटेन रखने के लिए इफरेंट आर्टेरियोल का कंस्ट्रिक्ट होना जरूरी होता है, ठीक है। अब आपको पता है ना, एफरेंट जो ला रही है और इफरेंट जो आर्टरी ब्लड को ले जा रही है ग्लोमेरुलस से,
तो हमने बोला कि बायलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस वाले जो पेशेंट हैं उनमें क्या होगा, आपकी किडनी में जीएफआर मेंटेन रखने के लिए इफ्रेंट मतलब ये वाली आर्टरी बाहर ले जाने वाली, उसको कंस्ट्रिक्ट होना ज़रूरी होता है। अब एस इनहिबिटर क्या करते हैं, इफ्रेंट आर्टेरियोल को डायलेट कराते हैं, जिससे इंट्राग्लोमेरुलर प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, तो जीएफआर क्या होगा, सीवियरली कम हो जाएगा। तो इसके कारण एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एडवर्स इफेक्ट बताया, उसके थोड़े कॉज भी बताने की कोशिश की है। अगर आपको इसमें कहीं पर भी कोई बात ना समझ में आई हो, वो आप मेरे से अलग से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एस इनहिबिटर्स।